आज हम लोग जेपीएससी सीएसई मेंस के लिए जो पेपर 6 है उसका सिलेबस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ सिलेबस के एक एक सेगमेंट को देखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 6th जेपीएससी, 7th जेपीएससी, बैकलॉग और 11th जेपीएससी, ये 4 क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। इससे आपको जो समझ में आएगा वो मेन बात ये है कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर किस प्रकार का जेपीएससी का पैटर्न है पेपर 6 को लेकर के, ये बात आपको समझ में आएगा। अगर आप लोग जैक बोर्ड से क्लास 10th किए होंगे तो आप लोग ये चीज़ नोटिस किए होंगे कि मैथ्स में आपका 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 ये 4 एक्सरसाइज है। आप चारों को पढ़ते हैं, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 8.4 से पूछा जाता है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन आपका मतलब जो 5 या 6 मार्क्स का जो भी रहता है वो एक क्वेश्चन आपका छिन्नक से पूछा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पे एक एग्ज़ाम का पैटर्न है कि आपके पास पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक है पढ़ने के लिए, लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कुछ कुछ सेक्टर से ही आने वाले हैं। तो उस चीज़ को जिन बच्चों ने आइडेंटिफाई कर लिया होता है उनका मार्क्स ऑटोमेटिकली एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट ऑफ साइंस जैक बोर्ड में भी आप लोग देखे होंगे कि इंटीग्रेशन में आपका टोटल 11 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, लेकिन उन 11 एक्सरसाइज से क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके फाइनल एग्जाम में। जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 4 एक्सरसाइज से आता है। क्लास 10th साइंस की अगर बात करें तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में देखने को ये मिलता है कि एक उत्तल लेंस है, अवतल लेंस या फिर दर्पण का एक प्रतिबिंब बनाना 3 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। एक आपका प्रकाश वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछेगा ही पूछेगा, जो कि दर्पण के फॉर्मूला या फिर आपका लेंस के फार्मूला से बनता होगा। कहने का सिर्फ और सिर्फ इतना अर्थ है कि आप क्लास 10th में और क्लास 12th में अगर आप जैक बोर्ड के थे तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस किए होंगे कि क्वेश्चन जो है एक बने बनाए पैटर्न में आता है और हर बार उसी सेक्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिमिलरली जेपीएससी में भी लगभग कुछ ऐसा ही आपका है मेंस को लेकर के। प्रीलिम्स में अलग बात है, लेकिन मेंस में आप इस चीज़ को देख पाएंगे। अभी हम इस वीडियो में आपको वो चीज़ दिखा देंगे, तो बने रहिए वीडियो के बिल्कुल एंड तक। तो जेपीएससी का जो आपका डर है पेपर 6 को लेकर के, मतलब सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीक विकास, जिसको हम लोग ऐसे साइंस एंड टेक कहते हैं, इसमें आपका जो डर है वो बिल्कुल आज के बाद ख़त्म हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ ये भी देखे होंगे कि कुछ एक लड़का ऐसा भी होता है जो साल भर बहुत मेहनत करता है, फिर उसका परसेंटेज जो है 80% आया। कुछ लड़के आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि साल भर वो इसके मुकाबले कम मेहनत करता है, लेकिन वो भी 80-82% ले आता है। फिर कुछ लोग कहना चालू करेंगे कि ये तो पढ़ने वाला लड़का नहीं था, लेकिन फिर भी इसका परसेंटेज ज़्यादा आ गया। ये लड़का तो पूरा साल भर बहुत मेहनत किया, फिर भी इसका परसेंटेज कम आया। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि इस बच्चे ने पढ़ाई शुरू करने से पहले वो पूरा सिलेबस को थॉरोली देखा होगा, वो क्वेश्चन बैंक को देखा होगा, वो समझा होगा एग्ज़ाम के पैटर्न को, और जिन जिन सेक्टर से क्वेश्चन आने की संभावना उसको दिखी होगी वो सब सेक्टर को वो बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो ओवरऑल आपका इसका नंबर ज़्यादा आ जाता है एग्ज़ाम में। तो यही कहानी कमोबेश जेपीएससी में भी है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 5 साल लगातार पढ़ते रहना है जेपीएससी में तो ही आपका सिलेक्शन होगा। आप आराम से 1 साल में भी जेपीएससी को पढ़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपका आँख कान ये खुला हुआ होना चाहिए। यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा, और ये 20 क्वेश्चन आप जब मेंस के पूरे सिलेबस को आप पढ़ेंगे तो वहीं से आपके इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 20, जिसमें से एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। टोटल आपका 40 मार्क्स यहाँ से कवर होता है। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का बात नहीं करेंगे, एमसीक्यू की बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में उसको हम लोग देखेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। वैसे तो पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, 5 सेक्शन है, 5 सेक्शन से आपके 2-2 क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन में से आपको हर सेक्शन में एक एक क्वेश्चन बनाने होंगे। एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 32 मार्क्स फुल मार्क्स है। बाकी आप किस प्रकार से लिखेंगे उसके हिसाब से आपको नंबर आएगा। अब देखिए जनरल साइंस जो है, जनरल साइंस कर रहे हैं, ये जो साइंस एंड टेक है मतलब पेपर 6, ये आपका 5 सेक्शन में बटा हुआ है। एक है आपका भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के बाद है जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, फिर आपका कृषि से संबंधित है कृषि विज्ञान, एक आपका है वातावरणीय विज्ञान मतलब इन्वायरमेंटल साइंस, और एक फिर है आपका विज्ञान और तकनीकी विकास।
तो टोटल आपके 5 सेक्टर हैं और इन सभी से मतलब जीव विज्ञान की अगर बात करें तो यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको एक बनाना है। वातावरणीय विज्ञान से भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन एक ही बनाना है। तो जो आपको ईजी लगेगा, जिसमें आपका कंटेंट अच्छा है, जिसमें आपको ज़्यादा याद है या फिर ज़्यादा अच्छे से आप लिख सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स के सिलेबस को देखते हैं। तो फिजिक्स का सिलेबस अगर देखेंगे तो आप यहाँ पे है मापन पद्धतियाँ, जिसमें MKS है, CGS है और SI, ये तीनों सिस्टम को आपको पढ़ना है। तो आप अगर क्लास 11th की NCERT फिजिक्स अगर लेंगे तो वहाँ पे ये सभी चीज़ थोड़ा सा डिटेल में लिखा है और जितना लिखा है बस आपको उतना ही पढ़ लेना है। तो जैसा सीधा सीधा लिखा है सीधा सीधा आपको पढ़ लेना है। वहाँ पे यूजेज है, कुछ ड्रॉबैक्स है तो वो भी है, आपके बेसिक फीचर्स क्या है ये सब सिस्टम का, ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट अगर आप देखें यहाँ पे तो चाल, गति, गुरुत्व, द्रव्यमान, भार, बल की परिभाषा, मतलब इन सभी का आपको डेफिनेशन पढ़ना है और इनका प्रभाव भी यहाँ पे लिखा है, एवं प्रभाव। तो डे टू डे लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका प्रभाव है, उस चीज़ को पढ़ना है। सेम टू सेम आपको कार्य, शक्ति और ऊर्जा के लिए भी करना है। ये तुरंत हम लोग पढ़ने के बाद, ये चीज़ हम देखने के बाद हम लोग 6 JPSC, 7 JPSC, बैकलॉग और 11 JPSC के मेंस में पेपर 6 का क्वेश्चन पेपर क्या रहा था उसको भी अभी तुरंत देखेंगे। फिर देखिए यहाँ पे सौर प्रणाली, सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति मतलब पोजीशन। फिर है पृथ्वी और चंद्रमा की सौर प्रणाली में गति और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। ये चौथा टॉपिक क्या है आपका, ध्वनि की प्रवृत्ति, मतलब ये ध्वनि से रिलेटेड है। तो ध्वनि की प्रकृति की संकल्पना। फिर आपका तरंग लंबाई मतलब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है, अवश्रव्य और पराध्वनिक ध्वनि क्या होती है, प्रकृति में अवश्रव्य ध्वनि के स्रोत और पराध्वनि की विशेषताएं और कुछ उपयोग। कुल मिला के आपको साउंड के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो साउंड में यहाँ पे वेवलेंथ को पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी को पढ़ना है, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक साउंड को पढ़ना है, उसके जो उपयोग है उसको पढ़ना है, उसकी जो विशेषताएं हैं उन चीज़ों को पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए कि ये बस 4 टॉपिक है, सिंपल सिंपल लिखा हुआ। तो एक तो ऐसा दिमाग में आता है कि ये 4 टॉपिक जैसे दे दिया कि मापन पद्धति, तो क्या पूरा का पूरा डीप घुस के पढ़ना है या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से हम लोग को पार कर लेना है। तो इसी के लिए हम लोग देखेंगे अभी क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग देखेंगे तो ये आपका है 11th JPSC का जो अभी हुआ है, जिसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो उसको देखिए। जो फिजिक्स वाले सेक्शन में है वो क्वेश्चन क्या पूछा है कि अवश्रव्य एवं पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है। सिलेबस में भी आप देखे थे, इन दोनों के बारे में मेंशन था। प्रकृति में अवश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखिए, मतलब ऐसे क्या क्या स्रोत है जिससे ये अवश्रव्य ध्वनि मतलब इंफ्रासोनिक साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सिलेबस में आप ये भी देखे होंगे कि उसके उपयोग के बारे में भी कहा था। विशेषता तो था ही, अवधारणा में ही पढ़ लेंगे। तो पराध्वनि की विशेषताओं और उपयोगों का वर्णन करें। तो पराध्वनि मतलब आपका हो गया अल्ट्रासोनिक साउंड, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड का विशेषता क्या है और उसका उपयोग क्या है, ये आपका पूछा है। मतलब ये दो प्रकार के साउंड को मिला करके एक आपका क्वेश्चन बना दिया है 32 मार्क्स का। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी निकाय में किन शर्तों पर स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे कुल मिला के पूछा है कि स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप जैसे फार्मूला पढ़े हैं mgh, तो हाइट होनी चाहिए, उसके पास मास होना चाहिए, और ये आपके क्लास 9th के NCERT में बहुत अच्छा से समझाया हुआ है ये चीज़। तो कुल मिला के हमको ऊर्जा को अच्छे से समझना है। ऊर्जा में ही आपका गतिज ऊर्जा भी आता है, स्थितिज ऊर्जा भी आता है। तो गतिज ऊर्जा के भी आपको एक एक्सप्रेशन को देखना है, स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है उसको भी ढंग से देखना है, तो उससे आपका हो जाएगा ये चीज़। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज़ तो हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है ये चीज़ है। तो फिजिक्स के सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। एक डायरेक्ट जो सिलेबस में जिस प्रकार से लिखा हुआ था हूबहू उसी चीज़ को क्वेश्चन बना दिया गया, और एक जो है थोड़ा सा चेंज करके क्वेश्चन बनाया गया। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना चाहिए, इस क्वेश्चन को आपको कोई एक ही बनाना है।
तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसा सिलेबस का लाइन में लिखा हुआ था हूबहू वही उठा के पूछ दिया, तो इसको आराम से हम लोग कर सकते हैं। ये चलिए हम मान लेते हैं कि आपके लिए ये एक हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने साइंस, जिनका बैकग्राउंड साइंस है, उसके लिए ये बहुत सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन यही होगा और इसमें पूरा का पूरा मार्क्स मिलने का भी संभावना ज़्यादा है। लेकिन आप अगर एक आर्ट्स स्टूडेंट है तो आपका अप्रोच थोड़ा अलग होगा, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग 7th JPSC के क्वेश्चन को देखते हैं कि 7th JPSC में क्या पूछा था। तो 7th JPSC में इकाई से आप क्या समझते हैं, मतलब इकाई मतलब यूनिट, यूनिट से आप क्या समझते हैं। तो यूनिट के 3 जो प्रकार थे, MKS, CGS और SI। तो यही चीज़ है, इसको परिभाषित करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड यूनिट का क्या विशेषताएं हैं वो पढ़ना है, और फिर SI प्रणाली का लाभ, तो आपको लाभ पढ़ना है। तो आप अगर सिलेबस में देखे होंगे तो वहाँ पे MKS, CGS और SI ये पूरा का पूरा लिख के रखा है, और क्वेश्चन में भी जो पूछ रहा है विशेषताएं और लाभ के बारे में ही पूछ रहा है। और आप जब MKS, CGS और SI यूनिट पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि आप MKS यूनिट है मतलब, तो आप यूनिट का डेफिनेशन भी सबसे पहले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये यूनिट का डेफिनेशन यहाँ दे दिया। MKS, CGS, SI ये पूरा का पूरा सिलेबस में छपा हुआ था, उठा के उसी को क्वेश्चन बना दिया गया, और फिर लाभ और क्या विशेषताएं हैं वो पूछा गया। ये आपका 7th JPSC का क्वेश्चन था। और इसी के और में क्या है वो देखिए, मतलब अथवा में क्या था, सूर्य के साथ पृथ्वी की सापेक्ष स्थिति की व्याख्या करने वाले नियमों को लिखिए और समझाइए। तो यहाँ पे केपलर का नियम लिखने के लिए आपको कह रहा है। ग्रहण से आप क्या समझते हैं, मतलब ग्रहण से आप क्या समझते हैं और यह कैसे घटित होता है, और ग्रहण घटित होने का प्रोसेस क्या है उसको बताना है आपको। सूर्य ग्रहण का स्वच्छ और साफ चित्र बनाना है, और इसे सुरक्षित रूप से देखने के 5 तरीके भी आपको बताने हैं। तो हम लोग 11th JPSC में क्या देखें कि एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो बिल्कुल सिलेबस का कॉपी पेस्ट है। 11th JPSC में भी, ये 7th JPSC में भी क्या है कि ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिलेबस का कॉपी पेस्ट है। 11th JPSC में एक जो क्वेश्चन आया था अथवा वाला, वो थोड़ा सा घुमावदार था। हालांकि साइंस बैकग्राउंड के लिए वो तो वरदान वाला क्वेश्चन है, लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले थे उनके लिए हाँ घुमावदार क्वेश्चन था। और अगर बात करें 7th JPSC में, तो चलिए एक क्वेश्चन ये देखे हम लोग, ये भी बिल्कुल सिलेबस का कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन को चलिए हम लोग मान लेते हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आपके लिए। लेकिन उसमें भी आप ये चीज़ अगर देखेंगे ग्रहण, तो ग्रहण क्लियरली सिलेबस में मेंशन है, तो यहाँ पे 50% कॉपी पेस्ट है और 50% जो है मान के चलिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो आपको दोनों थोड़े ना बनाना है, तो आपको तो एक क्वेश्चन बनाना है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। ये आपका 7th JPSC का क्वेश्चन हो गया। अब 6th JPSC का क्वेश्चन देखिए। 6th JPSC में फिजिक्स से क्वेश्चन जो था वो क्या था कि अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है, मतलब इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है। तो ये तो सिलेबस में था, अभी हम लोग देखे कुछ देर पहले। प्रकृति में अपश्रव्य ध्वनि के स्रोतों का नाम लिखे, स्रोत के नाम पूछ रहे हैं। और फिर पराश्रव्य ध्वनि मतलब आपका अल्ट्रासाउंड का विशेषता और उपयोग, तो ये भी आपका सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक इजी क्वेश्चन रहा। अब और में अगर देखें आप, तो यहाँ पे लिखा है केपलर के ग्रहीय गति के सिद्धांत का वर्णन करें। हालांकि सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप जो सापेक्षिक पोजीशन वाला, अगर सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो सापेक्ष स्थिति करके एक टर्म लिखा गया है। तो सापेक्षिक स्थिति जब सिलेबस में है तो आपको ऑलरेडी केपलर का नियम पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए घुमावदार है। थोड़ा सा भी चेंज किया तो उसको हम लोग मान लेंगे कि हाँ वो घुमावदार क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में विभेद बताएं। तो ये तो हो ही जाएगा, ये आपका सिलेबस में डायरेक्ट है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ये चीज़ कि 11th JPSC में भी देखें, 7th JPSC में भी देखें और 6th JPSC में भी देखें, फिजिक्स से एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिलेबस का कॉपी एंड पेस्ट है। मतलब आपको डीप नहीं घुसना है, जो सिलेबस में जितना लिखा है बस उसके बारे में पढ़ना है। ये आपका 6th JPSC हो गया। अब ये आपका बैकलॉग वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन,
ग्रेविटी मतलब गुरुत्व, भार, इम्पैक्ट, शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये पूरा का पूरा सिलेबस का कॉपी पेस्ट, प्रत्येक का मात्रक MKS तथा CGS यूनिट में लिखिए। पूरा का पूरा कॉपी एंड पेस्ट है। इसका अथवा अगर देखिएगा तो ध्वनि क्या है, इसके उत्पादन, संचरण और अभिलक्षणों को समझाएं। ये भी आपका सिलेबस का कॉपी पेस्ट है। श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियों के बीच विभेद कीजिए। तो यहाँ पे आपका किस्मत से दोनों ही क्वेश्चन जो है सिलेबस का कॉपी पेस्ट है। अब एक बार इतना क्वेश्चन को देखने के बाद अब आप एक बार सिलेबस को पढ़िए। तो अब आप देखिए सिलेबस में मापन पद्धतियाँ लिखा हुआ है, MKS, CGS और SI। और यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा गया डायरेक्ट पूछा। फिर ये सब का डेफिनेशन से भी क्वेश्चन आया। सौर प्रणाली, सूर्य और दूसरे ग्रहों के सापेक्ष पृथ्वी की स्थिति। तो इस टॉपिक में ही आपको केपलर का नियम पढ़ना है। लेकिन चलिए, आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग इस केपलर का नियम को भी हम लोग मान लिए थे कि ये घुमावदार क्वेश्चन है। पृथ्वी और चंद्रमा की सौर प्रणाली में गति, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो आपको यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला। और ध्वनि देखिए, ध्वनि की संकल्पना, तरंग लंबाई, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनि। फिर है आपका इसके स्रोत, इसकी विशेषताएं और इसकी उपयोग। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला। तो आप एक चीज़ आइडिया लगा लिए होंगे कि अगर इन चीज़ों को जो सिलेबस में जो मेंशन्ड है, सिर्फ उन चीज़ों को भी ठीक से अगर आप पढ़ लें, ठीक से मतलब बहुत डीप भी घुस के नहीं, सिर्फ अच्छे से जितना आपका पूछा है 600 शब्द का अगर आप उत्तर तैयार करके रख लेते हैं तो आपका ईजिली ये पोर्शन तैयार हो जाएगा। और जिस प्रकार का सिविलियंस का PDF है, मतलब जिस फ़ॉन्ट साइज में, मतलब आप ये देखिए, इस फ़ॉन्ट साइज में जो हम लोग ये PDF जो हम लोग चला रहे हैं स्क्रीन पे, इस तरह के अगर PDF में अगर 600 शब्द करिएगा तो यहाँ से यहाँ तक हमको लग रहा है मुश्किल से 20 से 25 पेज में ये फिजिक्स आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये आपका बिल्कुल वर्थ है 32 मार्क्स के लिए। आपको बहुत ज़्यादा डीप घुस के नहीं पढ़ना है फिजिक्स में। अब बात करेंगे हम लोग जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी में, और बायोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे, फिर इससे किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक है वो है जीवित विश्व, कोशिका संरचना, इसके कार्य। और ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। अब देखिए सेकंड टॉपिक में बात करें, यहाँ पे मेन क्या है आपका कोशिका संरचना और उसका कार्य, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है जैव अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन, वसा, तो इसकी संरचना, इसका कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इसकी संरचना मतलब किस प्रकार की इसकी बनावट है, डायग्राम मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो चीज़, ये आपको क्लास 12 के बायोलॉजी में भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री में भी है। फिर है विटामिन और इसकी कमी से उत्पन्न रोग, ध्यान रखिएगा। एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, हार्मोन्स में कौन सा, पौधे वाला हार्मोन्स, और वृद्धि नियामक मतलब जो उसके ग्रोथ को कंट्रोल करता है वैसे हार्मोन को। फिर जंतु हार्मोन को भी पढ़ना है, और जंतु हार्मोन और फिर उसका कार्य, मतलब आपको पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन, इसके कार्य को पढ़ना है, एंजाइम को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इसकी संरचना पढ़नी है और इसके कार्य पढ़ने। फिर विटामिन क्या होता है, कैसे बना है, और इसकी कमी से क्या रोग उत्पन्न होते हैं उसको पढ़ना है। अगला अगर बात करें, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका कोशिका जनन, तो कोशिका चक्र, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट टॉपिक है मेंडल के आनुवांशिकता का नियम, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें आपका एकल संकरण और द्विसंकरण संकर ये पढ़ना है। लिंग वंश गति, लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, तो ये आपको क्लास 9th के NCERT में है, यानी क्लास 9th नहीं, क्लास 10th के NCERT में। उसके बाद इधर क्या है आपका क्लास 9 या फिर क्लास 10th, हम कंफ्यूज हो रहे थोड़ा सा, वहाँ पे है 9 या 10 में मान के चलिए। फिर इधर क्या है DNA संरचना और कार्य, DNA का स्ट्रक्चर और उसका वर्क, DNA रेप्लिकेशन क्या है इसको भी पढ़ना है आपको, प्रोटीन संश्लेषण क्या है इसको पढ़ना है, जीन नियमन और विभेदन के आणविक आधार, और जो आपका डिवीज़न होता है उसका आणविक आधार क्या है। फिर क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस सेक्शन का, पृथ्वी पर जीवन के क्रम,
विकासवाद के सिद्धांत, मतलब आपको ये विकासवाद का सिद्धांत पढ़ना है, मानव के विकास सहित, मतलब मानव का विकास भी आपको पढ़ना है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि 6 JPSC, 7 JPSC, 11 JPSC और बैकलॉग में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपका है 11th JPSC का क्वेश्चन। क्या लिखा है? लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? ये आपका सिलेबस में लिखा हुआ था, लिंग निर्धारण। हम लोग जब क्वेश्चन बैंक को देख करके फिर से सिलेबस में जाएंगे तो आपको फिर से ये चीज़ दिखा देंगे। तो लिंग निर्धारण होगा तो हम लोग को जंतुओं के बारे में पढ़ना है, मानवों के बारे में पढ़ना है। तो वही चीज़ है, जंतुओं में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन करें। आप ये चीज़ देख सकते हैं क्लास 9th या फिर क्लास 10th के NCERT में आपको मिल जाएगा और वही चीज़ लिखना है आपको। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ। ये आपका और वाला क्वेश्चन था, लेकिन इसका जो 3rd नंबर क्वेश्चन आप देखिए क्या लिख दिया है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। ये आपका टॉपिक ही नहीं है बायोलॉजी का, ये आपका टॉपिक है वातावरण, जो सेक्शन 4 है उसका है, उसको हम लोग देखेंगे वहाँ पे। मतलब प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, वायु प्रदूषण के विषय में विस्तृत व्याख्या करें। मतलब आप अगर 11th JPSC में बायोलॉजी नहीं भी पढ़ के जाते तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बात नहीं, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन आया है उस पर हमारा कंसंट्रेशन है अभी फ़िलहाल। और हम लोग ये देखें कि 11th JPSC में सिलेबस का ही कॉपी पेस्टिंग हुआ है। अब आते हैं हम लोग 7th JPSC में। तो 7th JPSC के मेंस में क्या क्वेश्चन रहा है, देखिए। आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है? तो ये एमिनो अम्ल आपको सिलेबस में नहीं दिखा कहीं पे भी, आपको दिखा प्रोटीन, लेकिन एमिनो अम्ल नहीं दिखा। हालांकि एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। इसको अगर आप लोग केमिस्ट्री में या फिर बायोलॉजी में पढ़े होंगे इस चीज़ को, अगर 11-12 अगर साइंस बैकग्राउंड आपका रहा होगा तो। वे स्वास्थ्य के रखरखाव के लिए क्यों आवश्यक है? बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो इस चीज़ को मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट वो प्रोटीन को ही पूछ रहा है, लेकिन चलिए हम ये मान लेते हैं कि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और ये चीज़ सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको हार्ड मान लेते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन हार्ड पूछ लिया गया। लेकिन इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, इसका और वाला, विटामिन्स क्या है? ये तो डायरेक्ट सिलेबस में ऐसा ही लिखा है विटामिन। फिर विटामिन की कमी से होने वाले बीमारियों के बारे में पूछा है, तो वर्णन करो जो विटामिन की कमी से होती है। तो ये तो आपका डायरेक्ट सिलेबस का कॉपी पेस्ट हुआ ना। तो 2 क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसमें से हमको एक बनाना है, ना कि दोनों बनाना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ये आपका 7th JPSC का हो गया। तो 11th हो गया, 7th हो गया। अब हम लोग 6th JPSC में देखिए। अब यहाँ पे है आपका सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब लिंग संलग्न वंशागति से आप क्या समझते हैं और इसे उदाहरण देकर समझाएं। इसका और में क्या है, तो आपको पीयूष ग्रंथि के 4 हार्मोन्स को पढ़ना है और उसके कार्यों की व्याख्या करनी है। तो ये क्या है, आपका जंतु हार्मोन है। तो जंतु हार्मोन आपका सिलेबस में मेंशन्ड है, हूबहू आपका लिखा हुआ है और वही चीज़ आपको पढ़ना है। और ये लिंग संलग्न, ये चीज़ भी आपका सिलेबस में मेंशन्ड है। तो ये दोनों ही चीज़ आपका सिलेबस में हूबहू लिखा हुआ था और वही से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया है। ये आपका 6th JPSC क्वेश्चन हो गया। अब बैकलॉग के क्वेश्चन को देखते हैं कि बैकलॉग में क्या क्वेश्चन पूछा है। अधिवृक्क ग्रंथि एवं अग्न्याशय, इसके 2 हार्मोन का नाम लिखना है आपको। नाम लिखने के बाद इन हार्मोन का क्या काम है उसको भी लिखना है। और ये सब क्या है, जंतु हार्मोन है आपका। सिलेबस में लिखा हुआ है कि जंतु हार्मोन के बारे में आपको पढ़ना है, तो आपको सिंपली ये चीज़ भी कॉपी पेस्ट ही है। उसके बाद इधर इसका और वाला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, समसूत्री कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो समसूत्री कोशिका विभाजन भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ था। तो फिजिक्स के बाद हम लोग बायोलॉजी में भी यही चीज़ फाइंडिंग रहा कि क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, अगर आपका किस्मत ख़राब है तो एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिलेबस का कॉपी पेस्ट रहेगा, और अगर आपका किस्मत अच्छा है तो दोनों ही क्वेश्चन, मतलब जो एक मेन क्वेश्चन है और जो उसका और वाला क्वेश्चन है, ये दोनों ही आपका कॉपी पेस्ट हो सकता है सिलेबस से। ये क्लास थोड़ी सी क्लास क्या, ये हम लोग का जो एनालिसिस है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो सकता है। लेकिन इसके बाद आपको फिर किसी का बात सुनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि कैसे तैयारी करना है साइंस को लेकर के। और इसी तरह का वीडियो हम सभी सब्जेक्ट के लिए भी आपके लिए लाएंगे। और
हम लोग का जो सिविलियंस का जो नोट्स है बिल्कुल इसी प्रॉपर वे में हम लोग उसको बनाए हैं, ताकि 600-700 शब्द हम लोग रिटेन करके एग्ज़ाम हॉल में जा करके लिख करके आ सके और हमारा फाइनल सिलेक्शन हो सके। हम जब अपना तैयारी कर रहे थे तो मेरा भी फाइंडिंग्स ऐसा ही था, और हम कोई जेपीएससी का तैयारी करने वाला वो धुरंधर प्रकार का इंसान नहीं रहे हैं कि जो 1 साल 2 साल से लगातार पूरा पढ़े जा रहे हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं। हम 7th जेपीएससी में अपीयर हुए थे, 110 रैंक आया था, और हम बस क्वेश्चन और जो सिलेबस था उसके फाइंडिंग्स के ज़रिए ही हम तैयारी किए थे, और मेरा ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा और मेरा एक ही बार में फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अगर इस तरह से करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेटेड रह के, थोड़ा सा स्मार्ट वे में, तो आपका तैयारी आराम से होगा और आप अच्छे से सेलेक्ट भी हो जाएंगे। शुरुआत क्या करना है, कहने का अर्थ यही है कि शुरुआत में उन चीज़ों को पढ़ लीजिए जो मिनिमम नेसेसरी में आता है, जैसे कि सिलेबस के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से करना है फर्स्ट राउंड में। जब ये चीज़ें आपके याद हो जाए, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए, फिर आप उनको पेन और पेपर में लिखना चालू करिए क्वेश्चन आंसर को, फिर वो भी आप कर लेते हैं। अब जो टाइम अगर आपको बचता है तो फिर डीप एनालिसिस आप करते रहिए, डीप आप पढ़ते रहिए, लेकिन पहला राउंड में इतना मिनिमम आपको पढ़ना है। तो आप 32 दूनी 64 मार्क्स कैसे लाना है ये आप समझ गए। और अगर बायोलॉजी का जो सिलेबस है उसके हिसाब से अगर नोट्स की बात करें, हम लोग का जो पीडीएफ है उसके फॉन्ट साइज में, तो ये भी मुश्किल से 30 पेज ही जाएगा, 30 पेज से ज़्यादा नहीं जाने वाला। तो 25 पेज 20 पेज आप मान के चलिए फिजिक्स, 30 पेज आपका मान के चलिए बायोलॉजी, तो ये 50 पेज में आपका हो गया। 50 पेज 64 मार्क्स। तो जो लिंग संलग्न बोले थे ये यही है आपका लिंग वंशगति, देखिए यहाँ पे ये चीज़। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा, लिंग निर्धारण से भी क्वेश्चन पूछ दिया आपका। अब नेक्स्ट जो हम लोग का सेक्शन है वो है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान में आप जो टॉपिक है उसको देखिए, झारखंड के विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेश, ये चीज़ आप झारखंड के जीके में भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में झारखंड का। वर्षा का प्रारूप क्या है इसको भी आप लोग वहाँ पढ़ेंगे, और प्रत्येक प्रदेश में ज्ञात अजैविक संघात, ये आपका सिलेबस में है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वर्षा पारित कृषि और राज्य के पारंपरिक खाद्य और बागवानी फसल, जलवायु परिवर्तन के आलोक में फसलों के विविधीकरण के साथ साथ पोषण सुरक्षा की आवश्यकता। फिर आपका क्या है, वर्षा जल खेती और झारखंड के कृषि उन्नति में इसकी भूमिका, किसकी भूमिका, वर्षा जल खेती की। फिर है आपका मत्स्य कृषि, इसको भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, झारखंड में मृदा उर्वरता की स्थिति, मतलब जो सॉइल फर्टिलिटी है उसका क्या कंडीशन है उसको देखना है। मृदा के स्वास्थ्य सुधार में केचुआ कंपोस्ट, तो केचुआ कंपोस्ट को पढ़ना है कि किस प्रकार से ये मृदा का स्वास्थ्य को सुधारता है। जानवरों के मल मूत्र से प्राप्त खाद का उपयोग। फिर है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और उसका उपयोग, और कार्बनिक खेती की संकल्पना, मतलब कार्बनिक खेती भी पढ़ना है। फिर है नेक्स्ट आपका कृषि वानिकी की संकल्पना क्या है, बंजर भूमि क्या है और उसके सुधार के उपाय। तो उसका 5वां टॉपिक क्या है, राज्य के किसानों के लिए लाभकारी सरकारी योजनाएं, कि कौन सी लाभकारी योजनाएं चल रही है। तो चलिए अब इस सेक्शन में, मतलब सेक्शन सी जो कि आपका कृषि विज्ञान है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था जेपीएससी में। तो ये आपका 11th जेपीएससी का क्वेश्चन है, और इसमें कृषि से जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, फसल विविधीकरण से आप क्या समझते हैं। डायरेक्ट ये चीज़ सिलेबस में भी लिखा था, फसल विविधीकरण, और पूछ दिया। फिर है फसल उत्पादन और उत्पादकता के संदर्भ में इसके महत्व की व्याख्या करें, मतलब कुल मिला के पूछा है फसल विविधीकरण का क्या महत्व है, तो उसको आपको बताना है। तो ये आपका सिलेबस का कॉपी पेस्ट है। कृषि वानिकी से क्या आप समझते हैं, ये भी सिलेबस में मेंशन्ड है, और कृषि वानिकी के महत्व और प्रबंधन का वर्णन करें, तो ये क्वेश्चन भी आपका सिलेबस से डायरेक्ट उठा लिया गया। ये आपका क्वेश्चन जो है ये 11th जेपीएससी का है। अब इसके बाद 7th जेपीएससी में देखिए,
झारखंड राज्य के किसानों द्वारा आमतौर पर अपनाए जाने वाली वर्षा जल संचयन की विविध विधियाँ क्या है? तो वर्षा जल संचयन, ये हम लोग वर्षा जल कृषि जो टॉपिक है वही है, और ये कृषि उत्पादन में सुधार के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। तो ये आपका सिलेबस का कॉपी पेस्ट। उसके बाद देखिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ये भी सिलेबस का ही कॉपी पेस्ट है। बंजर भूमि की अवधारणा दें। अभी हम लोग सिलेबस में देखिए बंजर भूमि क्या था वो है लिखा हुआ, इसका सुधार कैसे होगा वो पूछा है, और कृषि वानिकी में इसके संभावित उपयोग के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पूछ लिया कि आपकी क्या विचारधाराएं हैं। अब 6th JPSC में देखते हैं, कृषि वानिकी से आप क्या समझते हैं? कृषि वानिकी के महत्व और प्रबंधन का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन भी आपका सिलेबस से उठा लिया गया। फिर यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो सिलेबस में देखे थे कि कृषि के क्षेत्र में जो भी योजनाएं चल रही है उनके बारे में एक लाइन लिखा था, कृषि संबंधित योजनाएं। तो ये योजना जो है आपका पूछा गया था, ये 6th JPSC का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, जो योजनाएं पढ़नी है, वो रिसेंट में जो योजनाएं चल रही है अभी उन चीज़ों को पढ़ लेना है। मुश्किल से 10-12 योजनाएं हैं, उसको आपको पढ़ के रखना है। ये 6th JPSC हो गया। अब बैकलॉग, जैविक खेती के विस्तृत व्याख्या करें। तो जैविक खेती तो था ही सिलेबस में। और फिर क्या है आपका ये वाला क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ खेती के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। चलिए, आपको ये चीज़ नहीं पता, लेकिन ये क्वेश्चन तो सिलेबस में जो दिया हुआ था वही आपका हूबहू पूछा गया है। तो अभी तक का ऑब्जर्वेशन क्या है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ये तीनों से जो आपके 32 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मिनिमम आपका अगर किस्मत ख़राब रहे तो ऐसी स्थिति में एक क्वेश्चन जो है वो सिलेबस का कॉपी पेस्ट है, और अगर किस्मत अच्छा रहे तो दोनों ही क्वेश्चन सिलेबस का कॉपी पेस्ट देखने को मिल सकता है। तो सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि सिलेबस के साथ बिल्कुल स्टिक रह के आपको तैयारी करना है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा आप ज्ञान अर्जित करने चालू हो गए, तजुर्बा लेने चालू हो गए, वो चीज़ नहीं चलेगा। और ये बात अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं, और अभी जो अपकमिंग JPSC है उसमें भी आपका यही पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि JPSC को आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और अगर सिलेबस बदलता है, एग्ज़ाम पैटर्न बदलता है, तो वो आपको पहले ही पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा इस बार तो अभी नहीं होने वाला है। इस बार भी यही पैटर्न और यही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। चलिए, अब हम लोग सेक्शन 4 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 4 का जो सिलेबस है वो है आपका वातावरणीय विज्ञान, मतलब इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें क्या क्या है देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना, संरचना, मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, फिर संरचना उसका क्या है, फिर पारिस्थितिक तंत्र के कार्य क्या होते हैं, संरचना मतलब वो पिरामिड वगैरह जो है वो सब पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आपका प्राकृतिक संसाधन, मतलब जब हम लोग ये सिलेबस, जब हम लोग एक्चुअल में कंटेंट पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ आप खुद ही देख लेंगे। फिर है प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, नवीकरणीय संसाधन, इस थोड़ा क्या है तो गलत ही स्पेलिंग है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है उसको पढ़ना है। वातावरण का संरक्षण कैसे होगा उसको पढ़ना है। स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन सिटू और एक्स सिटू संरक्षण। फिर प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, इनको पढ़ना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये भी पढ़ना है। जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता क्या है उसको देखना है। तप्त स्थल मतलब हॉट स्पॉट्स पढ़ना है, जैव विविधता के अंतर्गत आता है ये। जैव विविधता के खतरे को पढ़ना है। और वैश्विक वातावरणीय मुद्दे, आज के समय में पूरा विश्व के पास पर्यावरण से लेकर के क्या क्या मुद्दे हैं, तो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, तो ये हो गया क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का अवक्षय, अम्ल वर्षा, मरुस्थलीकरण। आप बस एक एक पॉइंट आप देखिएगा, ये सब शब्द याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आपको बनाया गया है JPSC के द्वारा। वातावरणीय कानून, मतलब जो भी कानून है, जैसे वातावरण सुरक्षा एक्ट, वायु के लिए प्रदूषण नियंत्रण और रोकथाम एक्ट जो है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए जो एक्ट बना है, और वन संरक्षण को रोकने के लिए जो एक्ट बना है, इनको आपको पढ़ना है। ये सिलेबस में मेंशन्ड है।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि क्या वास्तव में जो सिलेबस में है वही पूछ रहा है या फिर इधर उधर से पूछ रहा है। तो फिर हम लोग 11th JPSC के ही क्वेश्चन से शुरू करेंगे। वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विस्तृत विवरण दे। वैकल्पिक स्रोत मतलब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। वैश्विक ऊर्जा संकट क्या है? कोयला वैला खत्म हो रहा है, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका सिलेबस का पूरा फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड। ये भी आपको डायरेक्ट नहीं लिखा है क्वेश्चन में कि सिलेबस में कि पारिस्थितिक पिरामिड आपको पढ़ना है, लेकिन वो जो टॉपिक है संकल्पना वाला उसमें आपको ये चीज़ पढ़ना है क्योंकि यही चीज़ है उसमें। तो ये भी आप सिलेबस से बाहर नहीं मान सकते, सिलेबस का ही ये कॉपी पेस्ट ही है। इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए, इसके क्या टाइप्स है उसको आपको पढ़ लेना है। अब हम लोग देखते हैं 7th JPSC में। 7th JPSC में ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, आप ये देखे होंगे सिलेबस में कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन लिखा हुआ था। नगरीय और औषधीय अपशिष्ट के कारण क्या है और प्रभाव और नियंत्रण के उपाय ये लिखने हैं। मतलब आपको ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पढ़ना है और इसका निवारण करना क्या है वो चीज़ समझना है। फिर है जलवायु परिवर्तन, ये भी आपका टॉपिक में था सिलेबस में। तो जलवायु परिवर्तन के परमाणु और कारणों का विवरण। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे 6th JPSC में क्या रहा है, नहीं 6th नहीं, यही वाला 6th था। इसके पहले हम लोग 7th का देखें और अब हम लोग देखेंगे बैकलॉग का। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग पारिस्थितिक असंतुलन का मुख्य कारण है। टिप्पणी कीजिए। चलिए आपके लिए टफ है मान के चले, तो इधर देखिए और में क्या है, भारत में वन्य जीवन मतलब वन, जल, ये वाइल्ड लाइफ, जल और वन, ये तीनों का जो अधिनियम है इनको बचाने का उसको पढ़ना है। तो ये अधिनियम मतलब कानून सिलेबस में लिखा हुआ है, तो सिलेबस से ही आपका कॉपी पेस्ट कर लिया। तो वातावरण वाले सेक्शन में भी सिलेबस का ही कॉपी पेस्ट है। चलिए अब हम लोग सेक्शन ई जो कि विज्ञान और तकनीकी विकास है, इसको देखिए। विज्ञान और तकनीकी के राष्ट्रीय नीति मतलब राष्ट्रीय नीति पढ़ना है। देश की ऊर्जा की मांग पढ़ना है, तो यहीं पे ऊर्जा संकट भी आपको पढ़ लेना है। पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, परमाणु ऊर्जा क्या है, इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, परमाणु नीति की प्रवृत्तियाँ, जो परमाणु नीतियाँ हैं उनकी क्या प्रवृत्तियाँ हैं वो पढ़ना है। NPT और CTBT ये आपका परमाणु संधि से रिलेटेड है, इसको पढ़ना है। अंतरिक्ष तकनीकी में आपको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, उपग्रहों का विभिन्न उद्देश्यों हेतु अनुप्रयोग, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम जैसे में आपको फिर सुदूर संवेदन, GIS और इसका मौसम की भविष्यवाणी, आपदा चेतावनी, जल, मिट्टी और खनिज संसाधनों आदि के क्षेत्र में अनुप्रयोग किसका, सुदूर संवेदन का। फिर आपका जैव तकनीकी का कृषि मतलब बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में कैसा उपयोग हो रहा है। जंतुओं का नस्ल में क्या है, जंतुओं के नस्ल को सुधारने में कैसे उपयोग हुआ, दवा के क्षेत्र में, खाद्य तकनीक के क्षेत्र में और वातावरण के संरक्षण में बायोटेक्नोलॉजी का मतलब जैव तकनीकी का किस प्रकार से उपयोग हुआ है या फिर हो रहा है। जैव तकनीकी हस्तक्षेपों के संभावित विपरीत प्रभाव और बायोटेक्नोलॉजी का आपको नेगेटिव इम्पैक्ट को भी पढ़ना है। सूचना तकनीकी कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का बेसिक और आंकड़ा प्रसंस्करण में इसका उपयोग मतलब डाटा मैनेजमेंट में इसका कैसे उपयोग होता है। आंकड़ा प्रोग्राम, फिर आपको साइबर अपराध और साइबर कानून। साइबर अपराध क्या होता है, फिर साइबर अपराध को रोकने के लिए क्या कानून बने हैं उसको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। तो यहाँ पे बहुत सारे रोग के नाम है, मलेरिया, कुष्ठ, यक्ष्मा, कर्क, एड्स, अंधापन आदि के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इनके रोकथाम के लिए क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम रहे हैं उसको पढ़ना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाएगा आपका कोविड।
ये भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आदि लिखा है। और ये सभी आप देखेंगे, देखिए मलेरिया, कुष्ठ, यक्षमा, कर्क, ये सब बहुत एक समय देश में आम था, इसलिए इनके रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा क्या राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाए गए, तो उसी के क्रम में कोविड भी आ गया। इसको भी हम लोग को पढ़ लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन बैंक में देखेंगे। तो ये है आपका 11th JPSC का क्वेश्चन। उपग्रह क्या है? ये तो सिलेबस में है। इसके उद्देश्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के उपग्रह होते हैं उनका वर्णन करने बोला गया है। तो ये सिलेबस का चीज़ है। उसका देखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक, मतलब परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, क्या इसके गुण दोष हैं, उनके बारे में वर्णन करने को कहा गया है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस का कॉपी पेस्ट। फिर 7th JPSC में देखिए क्षय एवं अक्षय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इसमें क्या विविधता है वो बताना है। 2 अक्षय ऊर्जा मतलब 2 नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ना है और उसको कैसे बनाते हैं वो पढ़ना है। ये आपको क्लास 10 का NCERT में बहुत अच्छा लिखा हुआ था। तो ये आपका जैसे परंपरागत गैर परंपरागत जब आप पढ़ेंगे तो उसी में आपको ये चीज़ भी हो जाएगा कवर। तो ये सिलेबस में भले नहीं लिखा हुआ है लेकिन है वही चीज़। तो चलिए आप अगर मान लेते कि नहीं ये चीज़ सिलेबस में नहीं है तो हम भी चलिए कह देते नहीं है। अब लेकिन इधर देखिए, या फिर घुमा के पूछा है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखिए, या फिर इसका और वाला है HIV क्या है, ये कैसे मानव के शरीर को प्रभावित करता है, HIV संक्रमण के कारण क्या है, प्रभाव क्या है और नियंत्रण के उपाय। ये तो आपका सिलेबस में था एड्स करके, बस तो उसी को पढ़ना था। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस। अब 6th JPSC में देखिए क्या क्वेश्चन था, कैंसर। 11th में एड्स, उसके बाद 11th नहीं 7th में एड्स और 6th में कैंसर। 11th में क्या था, एक बार रिपीट करते हैं। 11th में परंपरागत और गैर परंपरागत पूछा गया था। 6th के बाद बचा क्या आपका बैकलॉग। बैकलॉग का देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन को समझाएं, इसके गुण और दोष क्या है वो बताना है। तो नाभिकीय ऊर्जा मतलब क्या है, ये परमाणु ऊर्जा के ही बारे में बात है। परमाणु ऊर्जा ही नाभिक से निकलता है, तो वही चीज़ पढ़ना है। CTBT पर भारत की स्थिति वर्णित कीजिए। तो ये CTBT, NPT और CTBT ये भी आपका सिलेबस में लिखा हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन भी सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, ये चीज़ लिखा हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी ये दैनिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है, और फिर ग्रामीण भारत के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चलिए ये मान लेते हैं कि आपका सिलेबस में थोड़ा थोड़ा इधर उधर से करके बनाया है क्वेश्चन को, लेकिन ये वाला तो हूबहू सिलेबस का ही कॉपी पेस्ट है। तो अभी तक का क्या फाइंडिंग्स रहा कि चाहे वो सेक्शन A हो, चाहे वो B हो, चाहे C, D या फिर E, ये 5 सेक्शन जितने भी हैं, इन 5 सेक्शन में सिलेबस का कॉपी पेस्टिंग हुआ ही हुआ है, क्वेश्चन वहीं से बनाया गया है। तो कुल मिला के सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई है साफ साफ, बस उसी चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, उसमें ज़्यादा डीप आपको नहीं घुसना है। क्योंकि आप अगर बहुत ज़्यादा डीप घुसेंगे तो 400-500 पेज का नोट्स बन जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ के, क्योंकि JPSC वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अभी तक। और ना आपसे JPSC को पर्सनल दुश्मनी है कि आप अगले बार एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए अलग से क्वेश्चन वो बनाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जिस प्रकार का पैटर्न है, जिस प्रकार का सिलेबस है, खुद के तैयारी को उसी वे में कन्फाइंड रखिए। हाँ, अभी बिल्कुल सही समय है आपको तैयारी स्टार्ट करने के लिए। ये 4-5 महीने में आप पूरा का पूरा सिलेबस वाइज अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। नोट्स तो सिविलियंस चैनल में आपको मिल जाएगा, वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही नोट्स है। बहुत कोई कहते हैं इस तरह के कि नहीं नोट्स जो है छोटा है, तो छोटा नोट्स है तो आपके लिए ही अच्छा है ना। किताब में तो बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, उतना कोई ना पढ़ पाएगा और ना ही उतना, अगर पढ़ भी लेता है तो उसको ना ही समझ के याद रख के एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म कर पाएगा। तो इसलिए कम चीज़ आपको दे रहे हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल वर्थ है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जब आप एक बार पूरा सिलेबस को अच्छे से कर जाएंगे तो उसके बाद सिलेबस के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी पढ़ाई किया जा सकता है।
फिर टाइम बचेगा तो थोड़ा और डीप जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो तैयारी का स्टेप है वो यही है कि आप एग्ज़ाम में नंबर लाने के लिए क्या तरीका ढूंढेंगे। तो आपको हम बता दिए कि नंबर लाने का यही सिंपल सा तरीका है कि सिलेबस का कॉपी पेस्ट एग्ज़ाम में हो रहा है तो आपको सिलेबस का ही कॉपी पेस्ट करके पढ़ना है। तो पूरे क्लास में आपको एक लाइन जो मेरा है हो सकता है वो इरिटेटिंग लगा होगा कि सिलेबस से देखिए क्वेश्चन आ रहा है और कॉपी पेस्ट है। तो ये इरिटेट होने वाली बात नहीं है, ये आपको समझने वाली बात है। आप अगर खुद से एनालिसिस करिए, आप भी समझिए और पढ़ करके देखिए, सिलेक्शन ले लीजिए। वोल एंड सोल यही है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही होगा। आप बहुत तजुर्बा पाके और आप बहुत ज्ञानी बन के आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आप अगर एग्ज़ाम निकालते हैं तो हाँ, सोसाइटी मान लेगा कि आपको आता है। अगर आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे, ज्ञानी बनने के चक्कर में रह जाएंगे, तो फिर आपके ज्ञान का कहीं कद्र अभी फ़िलहाल के दौर पे नहीं होने वाला है। आप ठीक, अच्छी बात है कि ज्ञान का अर्जन करना ही चाहिए, लोगों को डिटेल में पढ़ना ही चाहिए, लेकिन अभी वो समय नहीं है। आप एस्पिरेंट हैं, आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो अपना ध्यान सिर्फ एग्ज़ाम निकालने तक रखिए। ज्ञानी बनने के लिए आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। आप एक बार एग्ज़ाम निकाल लीजिए और फिर डीप क्या होता है कि आप सागर में खो जाइए, आप पूरा पढ़ लीजिए, आप ज्ञानी बन जाइए, वो शोभा देगा। लेकिन अगर आप ऐसे अभी ज्ञानी बनने के फेर में रहते हैं तो आप एग्ज़ाम ही नहीं क्रैक कर पाएंगे। मतलब ये है कि आप डीप पढ़ते चले जा रहे हैं तो उसमें टाइम भी लगता है। ऐसा नहीं कि बिना टाइम के आप अच्छे से डीप पढ़ लीजिएगा। मेरा कहने का अर्थ है कि आप अभी एग्ज़ाम पे फोकस करिए, एग्ज़ाम निकालने पे फोकस करिए, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आप टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए और कैसे भी करके एग्ज़ाम एक बार निकाल लीजिए बस। फिर बाकी चीज़ों के लिए पूरी ज़िंदगी आपके पास है। आप 11th JPSC में ये चीज़ देखे होंगे कि खोटा का नोट्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाए थे टेलीग्राम में, और क्लासेस भी दिए थे। मात्र 14 क्लास था, जिसमें से 7 से 8 घंटा होगा अगर सबको जोड़ दे। और PDF जो है 92 पेज का PDF था, जो कि आपका हैंड रिटेन में था। अगर अभी जो नोट्स बन रहा है उसके हिसाब से अगर बनाए तो ये मुश्किल से 35 पेज का नोट, 35 पेज का भी नोट्स नहीं जाएगा, 30 पेज का नोट्स होगा अभी के जो टाइप्ड नोट्स है उसके अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन कितने आए तो आपके लगभग 135 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। तो अब आप देख लीजिए, आपको खोटा में 200 पेज का नोट्स पढ़ना था, 300 पेज का नोट्स पढ़ना था, या फिर इतना पतला नोट से काम हो गया आपका। आप कोई भी एग्ज़ाम में अपियर होते तो पहले उसके पैटर्न को देखिए और फिर उस एग्ज़ाम में कूदिए। अनपढ़ तैयारी करके फ़ायदा नहीं है। बस, तो आज का राम कथा यहीं पे समाप्त हुआ। अब जो अगला वीडियो आएगा वहाँ पे हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग कृषि विज्ञान से स्टार्ट करेंगे, और फिर कृषि विज्ञान के बाद पर्यावरण, फिर उसके बाद हम लोग फिजिक्स या फिर कोई भी पढ़ लेंगे। और ये मुश्किल से आपका नोट्स जो होगा 120 पेज का होगा, 120 से 150 पेज। बस इतना ही आपको साइंस एंड टेक में पढ़ना है, और इतना क्लास लेने के लिए मुश्किल से 30 क्लास में हो जाना चाहिए। 30 से 40 क्लास मान के चलिए, इतना में आपका कवर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही है, वहाँ से आप लोग क्लास करिए, नोट्स पढ़िए, एक अच्छा दोस्त पकड़िए, उसके साथ डिस्कस करिए, वो भी अपने विचार व्यक्त करेंगे उन टॉपिक्स पे, आप भी करिए, चीज़ों को याद करिए, चीज़ों को समझिए, और जो क्वेश्चन बना के दिए हैं उसकी को आंसर राइटिंग अभी फ़िलहाल वही आंसर राइटिंग करिए। बहुत से बच्चों का गलती यही होता है कि शुरू में ही आंसर राइटिंग करने का सोचने लगते हैं। आप जब पढ़े ही कुछ नहीं है अभी तक, तो आप कैसे आंसर राइटिंग करेंगे? इसलिए आप पहले एक बार सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करिए, आप टॉपिक को कंप्लीट करिए, फिर आंसर राइटिंग करिएगा। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।